तो आइए जरा देखते हैं चक्कर क्या है। लुक इट लाइक दैट कि नेटवर्किंग कोड ऑफ एथिक्स में अमेंडमेंट आया। एक तो अमेंडमेंट का हल्ला बड़ा मचता है। अमेंडमेंट है ही नहीं है, किसी तौर पर इसको आप अमेंडमेंट नहीं कह सकते। इट्स नॉट एट ऑल एन अमेंडमेंट, पॉसिबल ही नहीं है, अमेंडमेंट ही नहीं है। तो 2011 की गाइडलाइन जो इंस्टीट्यूट ने इशू की हुई थी, तो इस पर इतना हल्ला क्यों मचा एकदम से? क्यों इसे सिलेबस में ला करके डाल दिया गया? क्या पहले ये सिलेबस में नहीं था या अब सिलेबस में आ गया? ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम ये हुई कि जब से बीएनआई बनना चालू हुए, बिजनेस नेटवर्क्स बनना चालू हुए, और नेटवर्किंग के थ्रू कई सारे नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बॉडीज जो थी, फर्म्स जो थी, वो एक्शन में आ गई, और नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट बॉडीज ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपने नेटवर्क में लेना चालू कर दिया कि हम आपको क्लाइंट दिलवाएंगे। तब इंस्टीट्यूट को लगा कि एक बार और मेंबर्स को इस बात को ध्यान दिलवाना जरूरी है कि भाई लोग आराम से, आप हर किसी बिजनेस नेटवर्क को ज्वाइन नहीं कर सकते हो। फॉर द सेक ऑफ दैट ओनली they have reintroduced the guidelines in your syllabus। लोगों को भी पहुंचाई कि भाई अपनी ये गाइडलाइन बनी हुई है, इसका ख्याल करो। ऐसे हर कोई बिजनेस आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट ज्वाइन एनी ऑफ द बिजनेस, क्योंकि हमने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको अलग अलग तरीके दिए। चलिए तो जरा देखते हैं नेटवर्किंग की ये गाइडलाइंस क्या है। तो नेटवर्किंग की गाइडलाइंस क्लॉज नंबर 2, क्लॉज नंबर 3, क्लॉज नंबर 4, क्लॉज नंबर 5 एंड इवन क्लॉज नंबर 1। तो 1 से लेके 5 तक, वैसे भी कोड ऑफ एथिक्स में हम सब लोग क्या पढ़ते हैं कि 1 से लेके 5 तक के जो क्लॉजेस हैं, दे ऑल आर देयर टू डेवलप प्रैक्टिस को डेवलप करने के लिए ही हमारे क्लॉज नंबर 1 से लेके क्लॉज नंबर 5 तक है कि हम किनके सहारे से प्रैक्टिस डेवलप कर सकते हैं। तो देखा जाए तो क्लॉज नंबर 2, क्लॉज नंबर 3, क्लॉज नंबर 4, क्लॉज नंबर 5, इवन क्लॉज नंबर 1 आपको ये बताता है पार्ट फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल का कि आप बिजनेस कैसे डेवलप कर सकते हो। पर बिजनेस डेवलप करना है, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस करनी है, अम्ब्रेला सर्विसेज देनी है क्लाइंट को, क्लाइंट कहीं नहीं जाए, एक ही जगह रह जाए, इस सब इरादे से नेटवर्किंग की संभावनाओं को तलाशा गया। और वे बैक 2010-11 में एक कमेटी बनी थी, उसने नेटवर्किंग पर अपना एक पक्ष रखा और फिर इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट इशू किया, नेटवर्किंग की गाइडलाइंस इशू की। अब बात आती यह है कि जमाना नेटवर्किंग पढ़ा रहा है, लेकिन ये बताने को तैयार नहीं है कि अगर नेटवर्किंग की गाइडलाइन ये वाली जो दी गई है, इसका वायलेशन हुआ तो कहां जाएंगे, कौन से क्लॉज में जाएंगे, कौन से क्लॉज में हमारा जो है मिसकंडक्ट होगा। तो भाई ये गाइडलाइंस द फर्स्ट शेड्यूल के क्लॉज नंबर 2, 3, 4 और 5 को एड्रेस करती है। तो अगर इसका वायलेशन हुआ तो दैट वुड बी ट्रीटेड एज वायोलेशन ऑफ क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5 जो भी लगेगा, और वो माइनर ऑफेंस है। इसे काउंसिल जनरल गाइडलाइन मानने की कोशिश मत करना, ये काउंसिल जनरल गाइडलाइन नहीं है। काउंसिल जनरल गाइडलाइन 2nd शेड्यूल में आती है। तो पहले ये क्लियर कर दूं कि ये क्लॉज नंबर 2, क्लॉज नंबर 3, क्लॉज नंबर 4, क्लॉज नंबर 5 का एक्सटेंशन है, ये उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5 का एक्सटेंशन है। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि ये है क्या। नेटवर्किंग
मुझे बिजनेस लाना है, कहां से लाऊं, कैसे लाऊं? तो क्लॉज नंबर 2 ने कहा भाई तू अपनी प्रॉफिट को शेयर कर सकता है मेंबर्स से, पार्टनर्स से, रिटायर्ड पार्टनर्स से, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और डिसीज पार्टनर्स से, और वो सुपर 8 से। कौन से सुपर 8 याद करो? CA और CS, CWA, एक्चुरी, LLB, एक्चुरी, आर्किटेक्ट, 5 तो यही हो गए, और फिर BE, BTech, MBA, तो 8 लोग वो। तुम इनसे शेयरिंग करो, ये तुमसे शेयरिंग करें अंडर क्लॉज 3। पार्टनरशिप सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से ही करियो। और क्लॉज नंबर 5 बोलता है देख भाई तू एम्प्लॉइज को और शामिल कर ले अपने बेड़े में, लेकिन इनके अलावा किसी और की सहायता से प्रैक्टिस डेवलप मत करना, कोई ऐसे मीन्स इस्तेमाल मत करना जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ओपन नहीं है। अब बहुत सारी वेबसाइट्स आई, एग्रीगेटर्स बने, जैसे ओला और उबर एग्रीगेटर बने, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के भी एग्रीगेटर बन गए। बोले आप चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हो, हमारे साथ रजिस्टर करवा लो, जैसे ही क्लाइंट आएगा आपको दे देंगे। मतलब ये कि हम ओला उबर के ड्राइवर टाइप में, सवारी आएगी, आपको SMS आ जाएगा, आपको उनका काम करना है और पैसे दे दो। तुम्हारे पास जो शेयर है वो दे दो, चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर हो गए। अरे रजिस्टर हो गए, शेयरिंग करने लग गए। वो शेयरिंग भी कर किससे रहे? तो क्लास नंबर 2 बेचारा एक कोने में बैठ के रो रहा, बोले भाई साहब ये तो जाने किसके से शेयरिंग कर रहे हैं। इसलिए इंस्टीट्यूट जागा और इंस्टीट्यूट ने अपने मेंबर को कहा सुनो रे भाई अपनी गाइडलाइन है। अब जब वो गाइडलाइन पिक्चर में आई तो BOS को भी लगा कि अरे ये गाइडलाइन भी पिक्चर में, तो बोले अपन ये RTP में डाल देते हैं। तो उन्होंने पिछली RTP में डाल दी। तो चूंकि मॉड्यूल में नहीं थी बट रेलेवेंस वाली थी, तो BOS ने उसको मॉड्यूल में डाल दिया। अब BOS ने जब मॉड्यूल में डाला तो बवाल मच गया, बोलो कोड ऑफ एथिक्स में अमेंडमेंट आया। कोई अमेंडमेंट नहीं। इस तरीके की जाने कितनी गाइडलाइंस अभी भी कोड ऑफ एथिक्स के अंदर दफन है। जब रेलेवेंस में आएंगी तो आपके मॉड्यूल में डाल दी जाएंगी। जहां मॉड्यूल में डालेंगी फिर बवाल मचेगा। तो आइए इसको समझ लें। पहली बात, ये अमेंडमेंट नहीं है। दूसरी बात, ये क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5 का एक्सटेंशन है। तीसरी बात, इसका वायलेशन होना यानी क्लॉज 2, 3, 4, 5 के अंदर कहीं ना कहीं वायलेशन होगा। अगर वो वायलेशन होता है 2, 3, 4, 5 का तो वो माइनर ऑफेंस है। बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन उसको देखेगा और अकॉर्डिंगली सजा देगा। तो इसके लिए इस ऑफेंस को उस काउंसिल जनरल गाइडलाइन से कोरिलेट मत कर लेना। ये 3 टेक अवे तो आप पहले ले लो। आओ अब शुरू करते हैं। भैया नेटवर्क क्या होता है और क्यों होता है? नेटवर्क तो ब्रोकर्स का भी होता है, नेटवर्क हर बिजनेसमैन का होता है, नेटवर्क किसी भी बिजनेस की जान है। तो हमारे प्रोफेशन में भी बिजनेस में नेटवर्क कहां से आएगा? भाई रिलेशन से ही तो काम आते हैं। तो नेटवर्क की जरूरत क्यों है? सर ऐसा है कि आपने क्लॉज नंबर 6 और क्लॉज नंबर 7 में कह दिया कि एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं करना है, सॉलिसिट द क्लाइंट नहीं करना है। तो भाई मेरे पास क्लाइंट आएंगे कहां से? कोई परमिटेड तरीका तो बताओ कि हम लोग लार्जर पर्सपेक्टिव में सर्विसेज दे सके। तो उन्होंने कहा चलो नेटवर्क बना सकते हो। नेटवर्क क्या है? टू एनहांस देयर एबिलिटी टू प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विसेज, फर्म फ्रीक्वेंटली फॉर्म लार्जर स्ट्रक्चर विथ अदर फर्म्स एंड एंटिटी। साथ में मिलकर काम करना क्या कहलाता है? नेटवर्किंग। मैं हूं, मेरे साथ मेरे 5 फ्रेंड्स हैं, 11 फ्रेंड्स हैं हम लोग सच, और हम 11 के 11 फ्रेंड्स अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। मैं अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड इंड AS, कॉर्पोरेट लॉ, ऑडिटिंग के अंदर काम करता हूं।
मेरे परम मित्र हैं, दो हैं, उन लोगों ने जीएसटी फर्म डाल रखी है, तो वो लोग पूरा काम जीएसटी का देखते हैं। मेरे दो हैं वो इनकम टैक्स के एक्सपर्ट हैं, उनका पूरा काम इनकम टैक्स का है। कुछ जो है वो फाइनेंस का काम कर रहे हैं, तो वो फाइनेंस का ही काम कर रहे हैं। दो एक हैं वो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग देख रहे हैं, तो वो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग देख रहे हैं। दो एक ने अपनी प्रैक्टिसिंग जो है वो सरेंडर कर दी है, हाई कोर्ट के अंदर लॉयर हो गए, तो वो लोग हाई कोर्ट केसेस देखते हैं। अब हम सब मिलकर उन दो लॉयर्स को आप अलग हटा दो, तो बाकी हम सब मिलकर अगर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आया फाइनेंस वाला तो मैंने उसके पास भेज दिया, उसके पास कोई ऑडिट वाला क्लाइंट आया है तो उसने मुझे भेज दिया, तो वुड इट बी ट्रीटेड एज नेटवर्क? देखो, कॉमन पार्लेंस में तो तुम इसको नेटवर्क कहोगे, कह रहे हमारा नेटवर्क है, बट इट इज नॉट नेटवर्क इन द आईज ऑफ लॉ, मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। ये तो आप रेफर कर रहे हो, एक दूसरे को वर्क रेफर करना इज नॉट एट ऑल अ नेटवर्क। ये बहुत क्लियरली ध्यान रखना कि भाई एक दूसरे को काम रेफर कर रहे हो, तो आप एक दूसरे को काम रेफर कर रहे हो और एक दूसरे से रेफरल फीस ले रहे हो, वो तो क्लॉज 2 ने अलाउ कर रखा तुम लोगों को। क्लॉज 6 ने अलाउ कर रखा है कि एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट दूसरे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से काम मांग सकता है, वहां कहां नेटवर्क है? हाँ, यू अपनी कॉमन लैंग्वेज में इट इज अ नेटवर्क, बट क्या इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज में वो नेटवर्क है ना? इंस्टीट्यूट ने तो नेटवर्क को क्या बोला कि नेटवर्क इज नथिंग बट अ लार्जर स्ट्रक्चर दैट इज एम्ड एट कोऑपरेशन। तो भैया एक मिनट, हम सारे फ्रेंड्स हैं तो हमारा एक लार्जर स्ट्रक्चर तो हमने बना लिया, ओके। कोऑपरेशन भी कर रहे हैं एक दूसरे से, तेरे पास क्लाइंट है तो मुझे देना, मेरे पास क्लाइंट आएंगे तो तुझे दूंगा। क्लियरली एम्ड एट प्रॉफिट और कॉस्ट शेयरिंग, ये भी कर रहे हैं, मैंने तेरे को क्लाइंट भेजा, तू मुझको 20% दे दे, तेरा क्लाइंट मेरे पास आएगा तो मैं तुझे 20% दे दूंगा। कॉस्ट शेयरिंग कर रहे हैं क्या? ना, कॉस्ट शेयरिंग नहीं कर रहे, हम फ्रेंड्स लोग प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, ओके। एंड शेयर्स कॉमन ऑनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट। क्या मेरे ऑफिस का मैनेजमेंट कैसे करना है, मेरे स्टाफ को कंट्रोल कैसे करना है, मेरे ऑफिस की ऑनरशिप क्या मैं उन 10 लोगों से शेयर कर रहा हूं? नहीं। क्या हमारी कोई कॉमन क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर बनी हुई है कि भाई अपना ग्रुप ऐसे काम करेगा और इस ग्रुप की ये पॉलिसीज रहेंगी और ये प्रोसीजर्स रहेंगे और सारे लोगों को ये रूल फॉलो करना जरूरी है, ऐसा कुछ किया क्या? क्या हमारी कोई कॉमन बिजनेस स्ट्रेटेजी है? अरे कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं है यार, जब जो आया जिसके पास जो आया वो क्लाइंट उठा के दे दिया, ओके। क्या हमने कोई कॉमन ब्रांड नेम? अरे काय का कॉमन ब्रांड नेम भाई, हमारे सबके अलग अलग ब्रांड नेम है, हम अपनी अपनी फर्म चला रहे हैं। क्या हम एक दूसरे के रिसोर्सेज यूज करते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई रिसोर्सेज यूज नहीं करते, पर अब जैसे बैंक ऑडिट पे जाना है तो हमने कहा यार 2 आर्टिकल तेरे फ्री हो तो दे दे यार, तो उसने मेरे को दे दिए, बड़े इससे ज्यादा कोई हम कुछ कर नहीं रहे। तो भैया आप लोग नेटवर्क नहीं हो, धन्यवाद। आप लोग तो म्यूचुअल कोऑपरेशन से दोस्तों की तरह काम कर रहे हो, इसे नेटवर्क नहीं कहा जाता। ये जो हम दोस्त हैं ये कोई नेटवर्क नहीं है, वी आर ऑल ठीक है, कोऑपरेशन चल रहा है, इसको नेटवर्क नहीं कहते। सर नेटवर्क क्या है फिर? सर नेटवर्क एक ऐसा लार्ज स्ट्रक्चर है जिसका एम है कोऑपरेशन करना और जो क्लियरली एम्ड है फॉर प्रॉफिट और कॉस्ट शेयरिंग पे, या जो क्लियरली शेयर करने के लिए कोऑपरेशन है। देखो, या तो तुम प्रॉफिट शेयरिंग और कॉस्ट शेयरिंग पे जा रहे हो, आइदर यू आर गोइंग फॉर प्रॉफिट शेयरिंग और कॉस्ट शेयरिंग, और you are sharing common ownership control or management, common quality control, common business strategy, use of common brand name और significant part of professional resources। अब जरा नेटवर्किंग को समझना। तो भाई साहब ये नेटवर्किंग नहीं थी, कौन सी? हम फ्रेंड्स की। अब एक बात और समझना, मेरे पास एक बड़ा ऑफिस है, मुझे लगता है यार वो पार्ट तो खाली रहता है। मैंने अपने एक नए स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोला भाई मेरा ऑफिस खाली रहता है, तू यहीं बैठ।
तेरे पास आर्टिकल नहीं है, तू मेरे साथ आर्टिकल शेयर कर ले। तो मेरे पास रजिस्टर्ड है आर्टिकल, काम तेरा भी करेंगे मेरा भी करेंगे। तो हमने आर्टिकल शेयर कर लिए, हमने ऑफिस शेयर कर लिया। विल इट बी ट्रीटेड एज अ नेटवर्क? क्या इसको नेटवर्क कहेंगे? फिर से देखते हैं। अ लार्जर स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर है क्या? मैं तो कह रहा हूं ये स्ट्रक्चर ही नहीं है, क्योंकि मैं उसको कह रहा हूं मेरी एक्स्ट्रा स्पेस शेयर कर ले, मेरे एक्स्ट्रा रिसोर्सेज शेयर कर ले, और मुझे उसके बदले में रेंट दे दे, कॉस्ट दे दे। ये तो सिर्फ एक एसोसिएशन है, इसको नेटवर्क थोड़ी कहेंगे यार। नेटवर्क इज समथिंग डिफरेंट, इट्स अ स्ट्रक्चर इन इटसेल्फ। अब ये हम दोस्तों के साथ जो था वो स्ट्रक्चर तो था, लेकिन वो कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था कि तेरे को मेरे को काम देना ही पड़ेगा, या तेरे पास अगर मान लो ऑडिट का काम आएगा तो तू मुझे ही देगा, और मेरे पास अगर टैक्सेशन का काम आया तो मैं तुझे ही दूंगा। ऐसा तो कोई एग्रीमेंट नहीं है, ऐसा तो कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, ऐसा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है। तो वो दोस्तों के बीच में जो स्ट्रक्चर बन रहा था वो अंडरस्टैंडिंग का स्ट्रक्चर बन रहा था। ये बंदा जो आया जिसको मैंने कहा तू मेरा ऑफिस शेयर कर ले, तू मेरे आर्टिकल शेयर कर ले, ये तो एक तरीके का कोऑपरेशन है, लेकिन ये कोऑपरेशन किसी स्ट्रक्चर का नहीं है। कहीं मेरी फर्म का स्ट्रक्चर लार्ज थोड़ी हो गया उससे। जब आप एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाते हो फर्म्स या फर्म्स का, जिनका उद्देश्य होता है कि एक दूसरे को कोऑपरेशन देना है, जो क्लियरली इस तरफ एम करते हैं कि या तो अपने को प्रॉफिट शेयरिंग करनी है, या कॉस्ट शेयरिंग करनी है, या ऑनरशिप शेयर करना है, या क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी शेयर करना है, या बिजनेस स्ट्रेटेजी शेयर करना है, या कॉमन ब्रांड नेम शेयर करना है, या सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल रिसोर्सेज शेयर करना है, तो हम उसको कहते हैं कि भाई तुम नेटवर्क हो। लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट। अब मैंने सोचा कि यार एक नेटवर्क बनाया जाए, तो मैंने उठाया एक नेटवर्क बनाने का बीड़ा। जस्ट मिनट। मैंने सोचा कि मैं एक नेटवर्क बनाता हूं। तो नेटवर्क बनाने के लिए मैंने क्या किया कि AT असीम त्रिवेदी नेटवर्क बनाना है मेरे को। तो मैंने क्या किया, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं पूरे इंडिया में, उन सबको मैंने एक ईमेल भेजा दैट आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, और अब मेरे को प्रैक्टिसिंग करते करते 25 साल हो गए हैं, तो मैं एक कंसेप्ट लेके आ रहा हूं, जरा इस पे ध्यान दो। मैंने उन्हें कंसेप्ट दिया कि देखो मुझे 25 साल हो गए और भगवान की दया से पूरे देश में सब लोग मेरे को जानते हैं। मैं न्यूज़पेपर में कॉलम भी लिखता हूं, मैं सेमिनार्स भी पूरे देश में लेता हूं, तो सारे प्रोफेशनल मुझे अच्छे से जानते हैं, लोग भी मुझे अच्छे से जानते हैं। तो बेटर अपन एक काम करते हैं कि मैं एक एग्रीगेटर की भूमिका निभाता हूं। मैं असीम त्रिवेदी नेटवर्क बनाता हूं, और उस नेटवर्क में आप लोग सब जुड़ जाओ, जितनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हैं वो सब उस नेटवर्क में जुड़ जाएं। मैं कोई काम नहीं करूंगा, मेरा काम सिर्फ क्या होगा, मेरा काम होगा ये कि मैं काम लेकर आऊं। पूरी दुनिया को जब ये पता चल जाएगा कि असीम त्रिवेदी पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे कोई भी काम करवा सकता है। साउथ अफ्रीका में कंपनी खोलनी है, मैं खुलवाता हूं। दुबई में कंपनी खोलनी है, मैं खुलवाता हूं। दुबई में कंपनी लॉ की सर्विसेज चाहिए, उनके लॉस की सर्विसेज चाहिए, मैं दिलवाता हूं। साउथ अफ्रीकन लॉ की सर्विसेज चाहिए, मैं दिलवाता हूं। यूएस के लॉ की सर्विसेज चाहिए, मैं दिलवाता हूं। चंडीगढ़ में सर्विसेज चाहिए, मैं दे दूंगा। चेन्नई में सर्विसेज चाहिए, मैं दे दूंगा। ओला और उबर कहां कहां सर्विस नहीं दे रहे आपको? स्विगी कहीं कहीं कहां सर्विसेज नहीं दे रहा आपको? तो ये तो हम भी कर रहे हैं। तो मैंने कहा असीम त्रिवेदी आ जाओ रे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सारे इकट्ठे होकर मेरे पास आ जाओ। मेरे पास जब भी काम आएगा मैं आपको काम दे दूंगा और रेफरल फीस ले लूंगा। ब्रांड नेम अपन शेयर करेंगे। लेकिन एक मिनट, इसका मतलब ये नहीं कि असीम त्रिवेदी जो है बड़े बड़े पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे देगा, असीम त्रिवेदी जो भी कर देगा। पहली बात तो इस असीम त्रिवेदी को जाके रजिस्टर होना पड़ेगा कहां पे? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पास।
जाओ रजिस्टर्ड हो आईसीआई के पास, उसके बाद बात करना। जाओ, जाकर आईसीआई के पास रजिस्टर्ड हो, वहां जाकर बात करो। पहले रजिस्टर हो फिर नेटवर्क बनेगा, ऐसे थोड़ी नेटवर्क बनेगा। और ये जो नेटवर्क बनेगा उसको भी काउंसिल की सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, 6 और 7 की। ऐसा नहीं होता है कि नेटवर्क बन गया तो खूब कुछ भी कर लो। पर हाँ, चूंकि मेरी प्रेजेंस है, मेरे एक्सपीरियंस है, मुझे लोग जानते हैं, तो इकट्ठे होंगे। अब हमने बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। और पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में हमने पूरा नेटवर्क बना लिया। और ये नेटवर्क बनाने के बाद अब हम अगर काम कर रहे हैं तो एक लार्जर स्ट्रक्चर है जिसमें कोऑपरेशन तो शामिल है ही। क्लियरली एम्ड है कि प्रॉफिट शेयरिंग और कॉस्ट शेयरिंग करेंगे। शेयर करेंगे क्या? कॉमन ऑनरशिप और कंट्रोल और मैनेजमेंट। अब यहां पर कॉमन ऑनरशिप और मैनेजमेंट और कंट्रोल तो आप शेयर नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो कॉमन ऑनरशिप और कंट्रोल शेयर? वाई यू आर नॉट शेयरिंग द कॉमन ऑनरशिप और कंट्रोल हियर? जस्ट मिनट। हाँ, यहां पर आप कॉमन ऑनरशिप और कंट्रोल शेयर क्यों नहीं कर पा रहे हो? लेट्स सी। क्योंकि यहां पे असीम त्रिवेदी एक नेटवर्क है और वो सिर्फ आपको जोड़ रहा है। आपकी ऑनरशिप में मैं दखल नहीं दे रहा हूं, मेरी ऑनरशिप में आप दखल नहीं दे रहे हो, तो कॉमन ऑनरशिप और कंट्रोल तो यहां नहीं है। पर हां, मैंने ये कह दिया कि असीम त्रिवेदी नेटवर्क के साथ अगर आप जुड़ोगे तो आपको काम वैसे ही करना पड़ेगा जो मेरे क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल्स बोलेंगे। ओला उबर की गाड़ी कैसी होनी चाहिए ओला उबर डिसाइड करेंगे, तो आपकी फर्म सर्विसेज कैसी देगी वो मैं डिसाइड करूंगा। वेरी गुड। सो दैट इज कॉल्ड कॉमन कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। सर, नाम मेरा जा रहा है सर, लोग मुझे देखकर काम दे रहे हैं और मैं आपको भेज रहा हूं। मैं ओला बुक कर रहा हूं, हालांकि मैं ओला बुक नहीं कर रहा हूं, मैं बुक एक टैक्सी कर रहा हूं, लेकिन ब्रांड नेम किसका लगा हुआ है? ओला का। तो ओला और उबर की टैक्सीज अगर अच्छी नहीं हुई तो ब्रांड नेम तो मेरा खराब होगा ना सर। इसलिए मैंने बहुत क्लियरली, मेरे नेटवर्क में आना है तो शर्तें हैं। पहला, कॉमन क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज चाहिए। ओला उबर की टैक्सीज वो जैसी चाहते हैं वैसी चाहिए। ओके। कॉमन बिजनेस स्ट्रेटेजी, आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होंगी ये भी बता देते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो फिर आपको ये काम नहीं करना है। ऐसे रिस्ट्रिक्शन भी मैं डाल सकता हूं कि मेरी बिजनेस स्ट्रेटेजी ये है कि हम इस तरीके से करेंगे, और स्ट्रेटेजी ये है कि इंदौर के अंदर आप मेरे एफिलिएट हो तो इंदौर और इंदौर के आसपास के जितने भी काम होंगे वो आपके पास आएंगे, और आपके पास अगर भोपाल के कोई काम आते हैं तो आप हमें रेफर करेंगे, फिर हम भोपाल वालों को रेफर कर देंगे। कॉमन बिजनेस स्ट्रेटेजी। और हम सब लोग एक कॉमन ब्रांड नेम एटी के साथ चलेंगे। मतलब आप अपनी फर्म का नाम लिखेंगे और साथ में लिखेंगे एफिलिएटेड टू नेटवर्क। कॉमन ब्रांड नेम में चलेंगे। और कोई भी काम आ रहा है तो आपकी टीम कर रही है तो आपके रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, दूसरे की टीम कर रही है तो दूसरे के रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, तीसरे की टीम कर रही है तो तीसरे के रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, तो रिसोर्सेज तो यूज होंगे। अरे इस नेटवर्क को आप है ना ओला और उबर की तरह समझ लो, काम खत्म हो गया। एक लार्जर स्ट्रक्चर है जिसमें कोऑपरेशन शामिल है। क्लियरली एम्ड है कि प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, कॉस्ट शेयरिंग करेंगे, और शेयर करेंगे क्या? कॉमन ऑनरशिप, कंट्रोल या मैनेजमेंट। अभी वाले में तो नहीं आया था, बाकी में अलग अलग। अच्छा, अब ये कॉमन ऑनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट क्या होता है? सर, असीम त्रिवेदी कोई प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है। असीम त्रिवेदी खुद कोई प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ एग्रीगेट कर रहा है, एग्रीगेटर का काम कर रहा है, वो सबको 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 सबको, तो कोई फर्क ही नहीं। लेकिन अगर असीम त्रिवेदी अपने आप में एक फर्म हो, और वो अपने नेटवर्क में अलग अलग फर्मों को शामिल करे और कहे कि बॉस, असीम त्रिवेदी एंड एसोसिएट्स, आप असीम त्रिवेदी एंड एसोसिएट के नेटवर्किंग में तब आ सकते हो जब आपका, हमारा असीम त्रिवेदी एसोसिएट्स के लोग आपके यहां पर
या तो एक एक पार्टनर हमारे यहाँ का होगा आपके यहाँ, तो मैंने आपके यहाँ पर ऑनरशिप में भी हिस्सेदारी रख ली, या फिर आप लोगों को बोला कि आप अपन सब लोग प्रोपराइटर हैं, ABCDEFG अपन सब प्रोपराइटर हैं, अपन सब मिलके क्या बना लेते हैं, असीम त्रिवेदी एसोसिएट या ABCDEFGH एंड एफिलिएट्स करके एक नेटवर्क बना लेते हैं। तो अपन सारे प्रोपराइटर जुड़कर एक नेटवर्क बना लेते हैं। हाँ तो बना लो, तो फिर तो आपकी कॉमन ऑनरशिप हो जाएगी, या कंट्रोल हो जाएगा, या मैनेजमेंट हो जाएगा, और आप उस कॉमन ऑनरशिप और कंट्रोल को आपस में क्या कर पाओगे, शेयर कर पाओगे। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नेटवर्क। तो नेटवर्किंग में दोनों चीजें हो सकती हैं, एक कि आप एक ऐसी संस्था बना सकते हो जो शेयर करता है कॉमन ऑनरशिप, कंट्रोल या मैनेजमेंट को, या जो ये सारी चीजें भी शेयर करता है। जरूरी नहीं कि सब चीजें होना जरूरी है, ये एंड और है, सारे प्लस भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो एक मिनट, नेटवर्क क्या हुआ, व्हाट वी मीन बाय नेटवर्क? नेटवर्क मीन्स इट इज अ लार्जर स्ट्रक्चर that is aimed to cooperation for what, that is clearly aimed for profit sharing and cost sharing, and also shares common ownership, common quality control policies, common business strategy, use of common brand name और significant part of professional resources। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ ये शेयर कर लेने से, सिर्फ ये आपस में शेयर कर लेने से नेटवर्क नहीं बनता। सिर्फ ये आपस में शेयर कर लेने से नेटवर्क नहीं बनता। माइंड इट वेरी केयरफुली। ओके, सो फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरीली टर्म्ड एज नेटवर्क। अ लार्जर स्ट्रक्चर विच में एम एट फैसिलिटेटिंग द रेफरल वर्क, वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम 11 दोस्त एक दूसरे को वर्क रेफर करते हैं, तो हम लार्जर स्ट्रक्चर भले ही कहलाएं लेकिन हम नेटवर्क नहीं कहलाएंगे। दूसरी बात, मैं नेटवर्क में हूं या ना हूं, ये तो सामने वाले के परसेप्शन पे डिपेंड करेगा ना। हम लोग नेटवर्क में हैं या नहीं हैं, ये तो थर्ड पार्टी के परसेप्शन पे भी डिपेंड करेगा, ये उसके जजमेंट पे भी डिपेंड करेगा। क्योंकि थर्ड पार्टी को अगर मालूम है कि ये 6 फर्म्स जो मुंबई की हैं, दे बिलोंग टू डिलॉयट, चाहे वो कुछ कहें या ना कहें, क्योंकि वो लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं उससे ये साफ दिखता है दैट दे आर इन नेटवर्क। दे आर इन नेटवर्क, क्योंकि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्क। तो यार ये तो मैं भी जानता हूं, मैं उन फर्म्स के नाम नहीं लूंगा, पर मैं भी जानता हूं कि यार जहां भी ये फर्म के नाम आते हैं वहां डिलॉयट जो है वो है, या PwC जो है वो है, या KPMG जो है वो है। तो जहां भी ये नाम आ रहे, जो भी जिन भी स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट को उठा के देखो वहां पर वो नाम दिखता है, उन फर्म के नाम दिख रहे, और उसमें ये पता चलता है कि डिलॉयट इनका चीफ एडवाइजर है। तो इफ चीफ एडवाइजर इज हुम, डिलॉयट, एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स आर दैट, तो माय परसेप्शन विल बी कि यार ये तो दे आर अंडर सम काइंड ऑफ नेटवर्क, क्योंकि ये तो लग रहा है। तो दैट इज कॉल्ड अ जजमेंट वेदर अ लार्जर स्ट्रक्चर इज नेटवर्क shall be made in the light whether a reasonable and informed third party, I am very reasonable and a very informed third party, would likely to conclude, मैं conclude कर रहा हूं, weighing all the specific facts, जो सारे facts देखने के बाद मैं ये conclude कर रहा हूं, सारे circumstances देखने के बाद मैं conclude कर रहा हूं कि आप पेपर पे बताओ कि मत बताओ आप नेटवर्क हो, पर मुझे लगते हो कि आप नेटवर्क हो। और दूसरी बात, उसका उल्टा भी हो सकता है, लोग अपने आप को नेटवर्क बोल रहे हैं, और मुझे लगता है कि इनमें नेटवर्क जैसी कोई बात नहीं, सिर्फ नाम लेके रखा हुआ है इन्होंने, क्वालिटी कंट्रोल के नाम पे 0 है। नाम बड़ा है यार, दर्शन खोटे फालतू, मतलब कई बार नहीं होता ऐसा कि किसी फ्रेंचाइजी पे चले जाते हैं अपन और बोलते हैं ये फ्रेंचाइजी आ गई, वाह वाह वाह, वहां जाते हैं पता चलता है कि वो सर्विसेज उस लायक ही नहीं। अरे किसी भी टॉकीज को नाम दे दोगे आप, आइनॉक्स,
किसी भी थिएटर को आप नाम दे दोगे पीवीआर और वहां जाकर आपको लगा कि यार ये क्या है, इज इट पीवीआर? नहीं, सिर्फ नाम है, बाकी कुछ भी नहीं है वहां पे। तो फिर ये थर्ड पार्टी का परसेप्शन ही तो हुआ कि भाई लार्जर स्ट्रक्चर दिख रहा है, कहने को लार्जर स्ट्रक्चर है, नाम कॉमन रख रखा है, लेकिन बॉस ऑटोनॉमी चल रही है यहां पर, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, काम लोकल ही है, सर्विसेज लोकल ही है, सिर्फ नाम दे रखा है, तो उसको नेटवर्क नहीं माना जाएगा। आप भले चिल्ला के कह दो दुनिया मानने को तैयार नहीं कि आप नेटवर्क में, दैट्स ऑल थर्ड पार्टीज परसेप्शन। देन तू मेरा ऑफिस शेयर कर ले, रेंट दे देना, तू मेरे आर्टिकल ले ले 2-4 कर लेना, मेरे ट्रेनिंग मैनुअल शेयर कर ले, यार इसको नेटवर्क नहीं कहते, ये इनसिग्निफिकेंट शेयरिंग है। रिसोर्सेस की सिग्निफिकेंट शेयरिंग हो तो नेटवर्किंग कहेंगे, अगर रिसोर्सेस की सिग्निफिकेंट शेयरिंग नहीं है तो फिर हम बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि आप नेटवर्क में हो। एक मिनट, क्वेश्चन बिल्कुल आएगा और इस तरीके से फ्रेम करके आएगा कि आपको इन कंडीशंस को देखना पड़ेगा कि वो नेटवर्क में है भी या नहीं। एक केस लॉ आ गया जिसमें सिर्फ ये बताया कि एक लार्जर स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे को रेफरल वर्क देता है और रेफरल कमीशन एक दूसरे से लेता है, तो हम बोलेंगे यहां तो सिर्फ रेफरल फीस ली जा रही है, बाकी तो किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं, तो ये तो नेटवर्क नहीं कहलाएगा। एक नेटवर्क में आपको बोल देंगे कि इन लोगों ने एक नेटवर्क बना रखा है, उसमें ब्रांड नेम भी है, लेकिन ना मैनुअल शेयर्ड है, ना प्रोसीजर शेयर्ड है, ना क्वालिटी कंट्रोल शेयर्ड है, ना रिसोर्सेस शेयर्ड है, ना उनका आपस में कोई पीयर रिव्यू जैसी कोई रिव्यू होती है, ना कोई क्वालिटी रिव्यू होती है, बस वो तो नाम के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम बोलेंगे ये लार्जर स्ट्रक्चर नेटवर्क नहीं कहलाता, क्योंकि नेटवर्किंग में कोई मेरे लिए काम कर रहा है, ये भावना होना जरूरी है। थर्ड, उन्होंने अपना शेयरिंग कर रहे हैं, ऑफिस स्पेस शेयर कर रहे हैं, ट्रेनिंग मैनुअल शेयर कर रहे हैं, कभी कभी आर्टिकल शेयर कर लेते हैं, एक सॉफ्टवेयर उन दोनों ने मिलकर खरीद लिया है, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर आया, उसने कहा 2 यूजर हो सकते हैं, तो हमने कहा एक आधा मैं बियर कर लेता हूं, आधा तू बियर कर ले। ऐसे काम हम बहुत करते हैं क्योंकि हमारा ऑफिस आसपास ही है। तो सर ये नेटवर्किंग नहीं है, ये तो सब फैसिलिटीज हैं जो आप अपने आप में शेयर कर रहे हो। एक फर्म, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, एक फर्म जो नेटवर्क को बिलोंग नहीं कर रही है, ना ही कॉमन ब्रांड नेम यूज कर रही है एज अ पार्ट ऑफ इट्स फर्म नेम, it may give an appearance that it belongs to a network if it makes references in stationery or promotional material to being a member of association of firm। तुम अपने नाम में कुछ नहीं लिख रहे हो, है ना, और तुम अपने कहीं भी नहीं लिख रहे हो, लेकिन जो स्टेशनरी या प्रमोशनल मटेरियल है उसमें आप कहीं ना कहीं लिख रहे हो कि आप एसोसिएटेड हो, तो आपको हम नेटवर्क में मान ही लेंगे। आपकी स्टेशनरी में कहीं कुछ आ गया, आपके प्रमोशनल मटेरियल में कहीं कुछ आ गया कि आप उसके साथ एफिलिएटेड हो, तो फिर आपको एफिलिएटेड मान लिया जाएगा, चाहे आप रेफरेंस में आपने उसका रेफरेंस लिया हो या नहीं लिया हो। Share resources involve the exchange of people or information, such as where the staff are drawn from a separate shared pool or a common technical department which created with a larger infrastructure to provide participating firm with technical advice, and the firm are required to follow a reasonable and informed third party more likely to conclude that the sharing of resources are significant। मैंने बनाया AT affiliates पूरा का पूरा, और ये जो मैंने AT एफिलिएट्स बना लिया, ये नेटवर्क जो मैंने बना लिया, ये नेटवर्क के अंदर मैं क्या कर रहा हूं सर, मैंने पूरी फर्म जो मेरे साथ है उनको कहा कि तुम्हें मेरा मैनुअल फॉलो करना पड़ेगा। मैंने एक सॉफ्टवेयर बना के रखा हुआ है, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आप लोग अपनी ऑडिट सर्विसेज देंगे। आप सब अपनी फर्म में से लोग निकालकर कॉमन पूल में भी देंगे, ताकि हमें कभी भी स्पेयर कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी तो इस कॉमन पूल में से सारे लोगों को हम शेयर करेंगे। इसके बाद जितने भी ऑफिसेस हैं पूरे इंडिया में,
उनमें आपको 10 बाय 10 का एक रूम अलग रखना पड़ेगा जो हमारे मीटिंग पर्पस के लिए काम आएगा, और हमारे कोई भी एफिलिएट्स और उनकी फर्म उस पर्टिकुलर जगह पर आकर के मीटिंग कर सकेंगे और उस जगह पे काम कर सकेंगे। आपको हर सिटी के अंदर होटल्स में रूम्स बुक करके रखना पड़ेंगे फॉर द सेक ऑफ जब भी हम कोई मीटिंग करेंगे या कोई एनुअल मीट करेंगे या क्वार्टरली मीट करेंगे तो वो फर्म जो उस सिटी में है वो होस्ट बनेगी और वो होस्ट बनने के बाद उस कॉस्ट को बियर करेगी। और ये प्रोग्राम हर साल हर क्वार्टर में हर जगह होंगे और वहां की जो एफिलिएट फर्म होगी इट विल अरेंज दिस, क्योंकि हमारी मीटिंग भी जरूरी है, हमारा रिसोर्सेज डेवलपमेंट भी जरूरी है, हमारा प्रोफेशनल अपग्रेडेशन भी जरूरी है। तो इस तरीके से अगर आप कोई काम कर रहे हो तो हम कहेंगे कि यार हाँ, दिस इज कॉल्ड अ नेटवर्क। दे आर शेयरिंग द रिसोर्सेस, they are exchanging the people, they are sharing a common technical department which guides them that these are the manual, these are the software, these are the things which you have to, they are having a common pool which is sharing their employees and all. So these all will be treated as what? Network. So that is called, this is called network. ये एक network है. Merely associating each other is not at all network. तो कंक्लूजन क्या निकला? नेटवर्क क्या है? सर एक लार्जर स्ट्रक्चर है, कोऑपरेशन से चलता है, प्रॉफिट शेयरिंग और कॉस्ट शेयरिंग इसका एम है, साथ ही शेयरिंग ऑफ कॉमन ओनरशिप, कंट्रोल या मैनेजमेंट हो सकता है, या कॉमन क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज हो सकती है, या कॉमन बिजनेस स्ट्रेटेजी हो सकती है, या कॉमन ब्रांड नेम हो सकता है, या कॉमन और सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल रिसोर्सेस हो सकते हैं, या ये सब भी एक साथ हो सकते हैं। देन ओनली इट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? नेटवर्क, अदरवाइज नॉट। नेटवर्क फर्म किसको कहेंगे? सर उस नेटवर्क के अंदर जितनी भी एंटिटी और फर्म्स होंगी दे ऑल विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? नेटवर्क। ओके, कितने टाइप के नेटवर्क हो सकते हैं? अरे सर नेटवर्क तो कितने भी टाइप के हो सकते हैं। नेटवर्क से फैसिलिटेटर भी हो सकता है कि नेटवर्क इटसेल्फ कुछ भी नहीं करेगा, बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट काम करेंगे। ओला उबर खुद थोड़ी टैक्सी चला रहे हैं, असीम त्रिवेदी खुद थोड़ी काम कर रहा है, वो तो सब लोगों को इकट्ठा करके काम करवा रहा है। तो ये भी हो सकता है। या नेटवर्क कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ पार्टनरशिप फर्म सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट टोटल नंबर ऑफ पार्टनर डज नॉट एक्सीड 20। हमने क्या किया, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज देने के लिए 10 फर्मों ने अपने अपने एक पार्टनर को भेज दिया और हम सारे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होल टाइम डायरेक्टर बन गए उस कॉर्पोरेट फर्म के। और वो कॉर्पोरेट फर्म अब मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है बहुत सारे लोगों को। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ नेटवर्किंग। क्या 10 फर्म के 10 पार्टनर आ गए, सीनियर पार्टनर 10 के 10 मिलके एक कंपनी बना ली। वो कंपनी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज, एश्योरेंस सर्विसेज को छोड़ के बाकी सारी सर्विसेज देती है। तो दैट इज ऑल्सो अ नेटवर्क। इट कैन बी अ पार्टनरशिप फर्म, इट कैन बी अ कंपनी ऑल्सो। आगे आएगा, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, वो एलएलपी भी हो सकती है, वो कंपनी भी हो सकती है, लेकिन अपनी गाइडलाइंस वो सारी फॉलो करनी पड़ेंगी। पार्टनरशिप 20 से ज्यादा की नहीं हो सकती। एलएलपी तो बनी सकती है, देयर इज नो पॉइंट। एलएलपी की भी गाइडलाइन अपने पास अवेलेबल है। कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की भी गाइडलाइन अपने पास अवेलेबल है। और कोई बात नहीं, तुम लोग प्रोपराइटरों का ही फॉर्म, प्रोपराइटरों का ही नेटवर्क बना लो, पार्टनरशिप वालों का ही नेटवर्क बना लो, क्या दिक्कत है? नेटवर्क फर्म शेल कंसिस्ट ऑफ सोल प्रैक्टिशनर, प्रोपराइटर, पार्टनर और एनी अदर एंटिटी जो भी अलाउड हो इंस्टीट्यूट की, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो ये स्लाइड तो कोई काम की नहीं एग्जाम में। एग्जाम में आपको टेस्ट करने के लिए आएगा कि भाई ये नेटवर्क है कि नहीं है। क्वेश्चन, ये 2 पॉइंट पे भी चीजें आ सकती है। अ फर्म इज अलाउड टू ज्वाइन ओनली 1 नेटवर्क। एक फर्म एट अ टाइम सिर्फ एक नेटवर्क ज्वाइन करेगी, बात खत्म। मैं 5 नेटवर्क ज्वाइन नहीं कर सकता। तुम अगर ओला के साथ रजिस्टर्ड हो तो उबर के साथ रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि तुम्हारे एक दरवाजे पे ओला लिखा है, दूसरे दरवाजे पे उबर लिखा है। सॉरी सर। फर्म हैविंग कॉमन पार्टनर शेल ज्वाइन ओनली 1 नेटवर्क। कोई बात नहीं सर, हम हैं ए और बी और सी पार्टनर
और एक और है सी, डी और ई पार्टनर। हम एक नेटवर्क ज्वाइन कर लेते हैं, तुम दूसरा नेटवर्क ज्वाइन कर लो, अपना काम चलता रहेगा। बावा, कॉमन पार्टनर वाली फर्म दो नेटवर्क कैसे ज्वाइन करेगी? लॉयल रहो यार, तुम मेरे हो और सिर्फ मेरे हो और किसी और के नहीं हो, खत्म हो गई बात। अब इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। ओके, अब तो प्रोसीजर चालू हो गई। अब क्या बचा इसमें? अब तो प्रोसीजर चालू हो गई। प्रोसीजर में क्या होगा? सबसे पहले नाम आएगा। नेटवर्क में है, आप शुड हैव नहीं है। डिस्टिंक्ट नेम विच शुड बी अप्रूव्ड बाय इंस्टीट्यूट। ऐसा वैसा नाम नहीं रख सकते, तो वो जो नाम अप्रूव करेगी इंस्टीट्यूट नेम की गाइडलाइंस के साथ। अनडिजायरेबल नेम बिल्कुल अप्रूव नहीं होगा। है, आप ये नहीं बोल सकते कि टैक्स सेवर नेटवर्क हमारा है, बोले नाम ही हमने रखा टैक्स सेवर। अरे भैया, टैक्स सेवी नेटवर्क, अरे सर, नाम जो अप्रूव करेगी वो इंस्टीट्यूट अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से करेगी। ओके, डिस्टिंग्विश अ नेटवर्क फ्रॉम अ फर्म। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द वर्ड and affiliates shall be used after the name of the network. Example, AB and affiliate, ABL affiliate LLP, AB affiliated private limited और limited. ऐसे नाम रखना है आपको। नेटवर्क का नाम है, फर्मों का नाम नहीं है। नेटवर्क को चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से अलग करना पड़ेगा, और जब चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से नेटवर्क को अलग करेंगे तो नेटवर्क का नाम रहेगा असीम त्रिवेदी एंड एफिलिएट्स, या असीम त्रिवेदी LLP एंड एफिलिएट्स, या असीम त्रिवेदी प्राइवेट लिमिटेड एंड असीम त्रिवेदी एंड एफिलिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, या असीम त्रिवेदी एफिलिएट्स लिमिटेड। दैट कुड बी द नेम। वर्ड्स एंड कंपनी एंड एसोसिएट शेल नॉट बी यूज। ये तो फर्म नाम है, इनको तो अपने को यूज ही नहीं करना है। ओके, द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ नेटवर्क इज गिवन ए। ठीक है सर, फॉर्म चल के देखें क्या? इतनी फुर्सत नहीं है दादा, पहले ही टॉपिक इतना नॉन इंपॉर्टेंट है कि इसके पीछे ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है अपने। ओके, क्यों? अप्रूवल ऑफ नेम मिल गई मतलब नेटवर्क बन गया। अरे ओ, mere अप्रूवल ऑफ द नेम ऑफ द नेटवर्क शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू नेटवर्क कैरी ऑन। अभी रजिस्टर तो करवा नेटवर्क, फिर तेरा नाम अप्रूव हुआ, हद हो गई। मतलब नाम ऐसा होता है कि कंपनीज एक्ट में नाम अप्रूव हो गया तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई? नहीं, तो फिर यहां भी नहीं होगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ओके, इंस्टीट्यूट शेल अप्रूव और रिजेक्ट द नेम ऑफ द नेटवर्क and intimate same to the network within a period which shall not be later than 30 days from the date of receipt of the said form. 30 दिन के अंदर अंदर इंस्टीट्यूट बताएगी कि अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। ये मत मान लेना कि 30 दिन में कोई जवाब नहीं आया मतलब अप्रूव हो गया। हुआ है या नहीं हुआ है, दोनों जवाब देना इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी। ओके, अब मैं दो तरीके से रजिस्टर हो सकता हूं, एक इन इंडिया और एक आउटसाइड इंडिया, तो उनकी फॉर्मेलिटीज है। इंस्टीट्यूट शेल रिजर्व सच नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। आपको सूचना दे दी गई ना, अब 3 महीने के अंदर अंदर आप अपनी फर्म बना लो। 3 महीने के अंदर अपने फर्म नहीं बनाओगे तो अगली बार नेटवर्क फर्म नहीं बनाओगे तो फिर आपको वापस से लेना पड़ेगा नाम। ठीक है, द नेटवर्क शेल गेट इटसेल्फ रजिस्टर विद इन द इंस्टीट्यूट बाय अप्लाइंग फॉर्म नंबर बी। फॉर्म नंबर ए में नेम अप्रूव हुआ था, फॉर्म नंबर बी में आप इंस्टीट्यूट को भर दो विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months, फेलिंग विच द नेम असाइन विल स्टैंड कैंसल्ड और एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ नेटवर्क विद द इंस्टीट्यूट इज मैंडेटरी। बिना नेटवर्क रजिस्ट्रेशन के काम मत करना। इफ डिफरेंट इंडियन फर्म्स आर नेटवर्क विद अ कॉमन मल्टीनेशनल अकाउंटिंग फर्म, दे शेल कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क। Different Indian firms are networked with common multinational accounting firm। अगर common multinational accounting firm के साथ आप नेटवर्क में आ गए तो हम आपको मानेंगे कि आप पार्ट ऑफ नेटवर्क हो, और ये पार्ट ऑफ नेटवर्क इंडिया नहीं है। मैं फिर मानूंगा कि यू आर पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। द ड्यूली ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियन मेंबर फर्म or member consisting of the network with the entity outside India shall file a declaration with institute in form number D। तुम इंडिया का नेटवर्क डेवलप कर रहे हो, असीम त्रिवेदी वाला तब तक तो देसी नेटवर्क था, लेकिन अब तुम ऐसा नेटवर्क ज्वाइन कर रहे हो जो फॉरेन का है, फॉर एग्जांपल HLB इंटरनेशनल।
HLB इज ग्लोबल एडवाइजरी एंड अकाउंटिंग नेटवर्क। ये वो फर्म है जो हमेशा सारी गाइडलाइंस को फॉलो करती हुई चलती है, इसलिए आपको इसका नाम एकदम से इतना सुनने में भी नहीं आएगा। नेटवर्क रेवेन्यू उनका $2 में 2.93 बिलियन है। ग्रोथ तो ठीक है, 229,363 लोग जुड़े हुए हैं 158 कंट्री में। 29,363 पीपल नेटवर्क में हैं इन 158 कंट्रीज के अंदर। दे आर नॉट डूइंग एनी एडवर्टाइजिंग एंड ऑल दैट, दो अदर्स आर डूइंग दैट, बट ये साइलेंटली काम कर रहे हैं। अब ऐसे नेटवर्क को अगर आपको ज्वाइन करना है, मुझे ज्वाइन करना है, तो मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो मैं फॉर्म नंबर डी में इंस्टीट्यूट को इंटीमेट करूंगा कि सर मैं एक पार्टनर हूं, असीम त्रिवेदी एंड एसोसिएट पार्टनरशिप फर्म का मैं पार्टनर हूं, और मैं जो पार्टनर हूं असीम त्रिवेदी एंड एसोसिएट्स का, मैं एक फॉरेन फर्म का नेटवर्क ज्वाइन करना चाहता हूं। वो फॉर्म मैं भरूंगा। लिस्टिंग ऑफ सच नेटवर्क विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू नेटवर्क अरेंजमेंट। जिस नेटवर्क अरेंजमेंट में आप जा रहे हो उससे 30 दिन के अंदर अंदर आपकी लिस्टिंग हो जानी चाहिए, मतलब इंस्टीट्यूट के पास आपका नाम आ जाना चाहिए। प्रोप्राइटरी, इंडिविजुअल मेंबर, पार्टनरशिप फर्म एज वेल एज LLP और एनी सच अदर एंटिटी member are allowed to join only one network and firms having common partner shall join only such network। तो ठीक है, वो हमने समझ लिया कि हमारे एफिलिएट्स भी हुए तो वो भी उसी नेटवर्क को ज्वाइन करेंगे, किसी दूसरे नेटवर्क को ज्वाइन नहीं करेंगे। यानी अगर इंडिया में करना हो तो नेटवर्क रजिस्टर्ड है आपका, 30 दिन के अंदर अंदर नाम ले लो नेटवर्क का, नेटवर्क बना लो, नेटवर्क को रजिस्टर करवा लो, आप सब उसके एफिलिएट बन जाओ, काम खत्म हुआ। कोई फॉरेन नेटवर्क है जो फॉरेन में रजिस्टर्ड है लेकिन इंडिया में हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट बनना चाहते हैं, तो आप अपनी मेंबर जो बनना चाहते हैं वो इंस्टीट्यूट के पास जाएं और बोलें कि हम उस अकाउंटिंग फर्म के नेटवर्क के सदस्य बनना चाहते हैं। इंस्टीट्यूट उसको देखेगी और देखने के बाद आपको उसका रजिस्टर्ड नेटवर्क में ले लेगी। दैट विल बी देयर। लेकिन ये ध्यान रखना कि उस फॉरेन नेटवर्क को इंडिया में सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो कॉलर आपकी पकड़ी जाएगी, बिकॉज यू आर द एफिलिएट इन इंडिया फॉर दैट, सो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हैं रजिस्टर्ड नेटवर्क के, तो हम क्या करेंगे? In case change in constitution of network on account of any entry into or exit from the network shall communicate the same to the institute, filing the form number C within the period of 30 days and days of change in condition। तो फॉर्म नंबर C जो है वो आपके चेंज इन नेम का हो गया। जब चेंज इन नेम हो तो आप बता देना। मैं इन चीजों में इतने दिमाग नहीं लगाना चाहता क्योंकि ये तो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस टाइप की चीजें हैं। यहां थोड़ी दिमाग आपसे इंस्टीट्यूट लगवाएगी। इंस्टीट्यूट आपसे पूछेगी बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर क्वेश्चन, जैसे ये एथिकल रिक्वायरमेंट्स। इसको पढ़ा हुआ है आपने, कोई नई बात नहीं है यहां पे। एक मिनट रुको, ध्यान देना। मैंने जब शुरू किया था लेक्चर तभी बोला था कि ये क्लॉज नंबर 4, क्लॉज नंबर 5, क्लॉज नंबर 2, 3, 4, 5 का एक्सटेंशन है। मतलब इसमें 6 और 7 लगना ही लगना है। तुम ये मत सोचना कि ये फॉरेन नेटवर्क है तो ये कोड ऑफ इथिक्स से बाहर हो जाएगा। उस फॉरेन नेटवर्क ने अगर कोड ऑफ इथिक्स का वायलेशन किया तो इंस्टीट्यूट कहेगी कि तुमने कोड ऑफ इथिक्स का वायलेशन किया है। इसलिए इंडिया में उस मल्टीनेशनल के तुम एफिलिएटेड हो तो तुम सब लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडिया में ऐसी कोई हरकत ना हो जिससे तुम लोगों को दिक्कत आ जाए। जो इंडियन नेटवर्क है वो तो चलेगा ही बेचारा, उसके हिसाब से वो तो कोई दिक्कत नहीं। फॉरेन नेटवर्क की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर, ये तो आप बिल्कुल मान के चलो। दिस इज लाइबिलिटी ओवर द कॉन्स्टिट्यूइंग मेंबर्स ऑफ इंडियन नेटवर्क, दैट कोड ऑफ इथिक्स मस्ट बी फॉलोड। अब चलो अगर आगे की बात करते हैं, एथिकल रिक्वायरमेंट। यार एक उस नेटवर्क की एक फर्म ने स्टैट्यूटरी ऑडिट ले रखा है तो उस नेटवर्क की दूसरी फर्म इंटरनल ऑडिट, बुक कीपिंग, वो सेक्शन 144 की सर्विसेज दे सकती क्या? अरे ये तो अपन ने कंपनीज एक्ट की सेक्शन 144 में ही पढ़ लिया यार कि नेटवर्किंग फर्म अश्योरेंस और नॉन अश्योरेंस सर्विस सेम टाइम पे नहीं दे सकती, प्रोहिबिटेड सर्विसेज नहीं दे सकती।
है ना, तो वही बोल रहे हैं वो कि प्रोहिबिटेड सर्विसेज मत देना। इफ वन फॉर्म ऑफ नेटवर्क इज स्टैट्यूटरी ऑर्डर ऑफ द एंटिटी देन द एसोसिएट। अच्छा, यहाँ पे कंपनी नहीं वर्ड यूज हुआ, यहाँ पे एंटिटी वर्ड यूज हुआ है, यानी कंपनीज एक्ट के अलावा भी अगर आप जा रहे हो तो आपको ये गाइडलाइन ध्यान रखनी है। कंपनीज एक्ट ने तो ये गाइडलाइन ध्यान रखते हुए ही बनाया है। इफ वन फॉर्म ऑफ नेटवर्क इज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द एंटिटी देन द एसोसिएट फर्म shall not accept the internal audit or bookkeeping or such other professional assignment which are prohibited from the statutory audit firm। तो prohibited कौन से हैं वो अपन ने देख लिए सेक्शन 144 के। prohibited नहीं है तो बात अलग है। टैक्स ऑडिट के अंदर भी डिस्क्वालिफिकेशन, कंपनीज एक्ट के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलता है कि जो कंपनीज एक्ट फॉलो करता है वही फॉलो करना है। मल्टीनेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट तक वो फॉलो कर रहे हैं, तो बेटर है कि हम वही फॉलो करें कि अगर हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं तो हमारी नेटवर्किंग फर्म को वो सारे काम नहीं करना चाहिए जो 144 में करते हैं, चाहे 144 लगती हो उस एंटिटी पर या नहीं, क्योंकि 144 जो है वो सारी थ्रेड्स को एड्रेस कर रही हैं और थ्रेड्स तो सब दूर कॉमन होती है। ये तो अपन ने एथिकल रिक्वायरमेंट में पहले ही देख लिया। एक नेटवर्किंग फर्म जो स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रही है उसे ध्यान रखना होगा कि proportion of statutory or non-statutory fees shall be the same mentioned in the said notification। नेटवर्क फर्म, तुम अगर काम कर रहे हो तो काम करते करते ध्यान रखना कि एक ही ग्रुप को दी गई नॉन स्टैट्यूटरी सर्विसेज की फीस से तुम्हारी स्टैट्यूटरी फीस ज्यादा ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। याद करो काउंसिल जनरल गाइडलाइन जिसके अंदर बोला गया था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड अदर पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ली थी उधर, याद करो काउंसिल जनरल गाइडलाइन थी, अभी उसमें नहीं जा रहा हूं। काउंसिल जनरल गाइडलाइन का वायलेशन नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। जी भैया नहीं करेंगे। दूसरी बात, अदर फर्म्स ऑफ द सेम नेटवर्क कलेक्टिवली it shall be 3 times of the fees payable for carrying out the statutory audit of the same undertaking or company। इसका मतलब क्या होगा? For a network firm who is doing statutory audit, including its associate concern or firms having common partnership, proportion of statutory and non-statutory fees shall be same as mentioned in the said notification। आपको उस नोटिफिकेशन जो काउंसिल जनरल गाइडलाइन बन चुका है उसमें बोला था आप और आपकी एफिलिएटेड फर्म्स की टोटल स्टैट्यूटरी फीस, आप और आपकी एफिलिएटेड फर्म्स की टोटल स्टैट्यूटरी ऑडिट की फीस हमेशा नॉन स्टैट्यूटरी फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। वो भी कौन से? जो परमिटेड है। नॉन परमिटेड तो अलग हटा दो, जो परमिटेड है उनमें आपकी फीस ज्यादा होनी चाहिए, ये उन्होंने बोला था। दूसरा बोला फॉर द फर्म्स of the same network collectively it shall be 3 times of the fees payable for carrying out the statutory audit fees of the same undertaking or company। एक मिनट, मैं एक नेटवर्किंग फर्म, मेरे पास एक काम आया और वो काम आया फॉर एग्जाम्पल कि आप हमारा अपील का केस ले लो, या अपील का केस लड़ रहा हूं, या जीएसटी कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहा हूं। अब मैं जिस नेटवर्क का पार्टनर हूं, जिस नेटवर्क का सदस्य हूं, मैं वहां पर जीएसटी की फीस कितनी ले सकता हूं? मैं वहां पर जीएसटी की फीस कितनी ले सकता हूं? फॉर अदर फर्म्स ऑफ सेम नेटवर्क कलेक्टिवली, अदर फर्म्स ऑफ सेम नेटवर्क कलेक्टिवली, कलेक्टिवली मतलब मेरे जैसी फर्म। तो अब मैंने ले लिया जीएसटी का वर्क, उन्होंने ले लिया कॉस्ट कंसल्टेंसी का वर्क, इन्होंने ले लिया कंपनी लॉ कंसल्टेंसी का वर्क, उन्होंने ले लिया कोई एडवाइजरी वर्क, वो जो वर्क परमिटेड है, वो जो वर्क परमिटेड है, दैट व्हाट आई एम सेइंग। तो हम सबका कलेक्टिव रेवेन्यू, सबका कलेक्टिव रेवेन्यू तुम्हारी एक ऑडिट फीस के 3 टाइम्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सबका कलेक्टिव रेवेन्यू, अलग अलग फर्म्स है ना, अलग अलग फर्म्स परमिटेड कर रही हैं, तो तुम्हारी स्टैट्यूटरी फीस अगर कितनी है 3 लाख, तो हम सब ने जितनी अलग 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 काम किए हैं ये 9 लाख से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर 9 लाख से ज्यादा हो गए तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम।
तुम 3 लाख में स्टैट्यूट रेट कर रहे हो, हाँ, तो तुम्हारी जितनी अलग अलग नेटवर्किंग फॉर्म्स है वो जितने अलग अलग काम कर रही है जो परमिटेड है, जो 144 के हिसाब से परमिटेड है, मैं वो काम बोल रहा हूं, वो काम अगर आप कर रहे हो तो वो सारे मिलकर जो काम कर रहे हो दैट कुड बी ऑफ 9 lakhs ओनली, नॉट मोर देन दैट, 3 times ऑफ द फीस पेड टू कैरिंग आउट द स्टैट्यूट, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। होगा तो फिर इंडिपेंडेंस हर्ट हो जाएगी, ऐसा इनका मानना है। ओके, रोटेशन में तो अपने को पहले ही बाहर कर दिया, जिस जगह पे रोटेशन लग रहा है वहां नेटवर्किंग फर्म नहीं आ पाएगी, हाँ बिल्कुल नहीं आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, वो तो हमको पहले से मालूम है, कौन सी नई बात है। नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती, बस उतना एडवर्टाइजमेंट कर सकती है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अलाउ कर रखा है। जी भाई साहब, द कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर फॉर्म ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्क शेल कंप्लाई विथ ऑल द इथिकल स्टैंडर्ड। जी भाई साहब, कोड ऑफ इथिक्स पूरा फॉलो करेंगे, एडवर्टाइजिंग गाइडलाइन पूरी फॉलो करेंगे। नमस्ते। और कुछ? हाँ है ना। क्या क्लाइंट की कंसेंट लेना जरूरी है क्या? कुछ नहीं करना है, तुमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, हाँ, बस वो रजिस्ट्रेशन इस बात का कंक्लूडिव एविडेंस है कि सबको मालूम है कि तुम नेटवर्क का हिस्सा हो, तुम्हें हर क्लाइंट को जाने के लिए नहीं, जाने की जरूरत नहीं है। एंड द लास्ट, फ्रेमवर्क ऑफ द इंटरनल बायलॉज ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क अपना बायलॉ बना सकता है, मैं अपना बायलॉ बना सकता हूं, असीम त्रिवेदी नेटवर्क एफिलिएट्स का मैं मैनेजिंग कमेटी बना सकता हूं जिसमें अलग अलग फर्म के लोग के रिप्रेजेंटेटिव मैनेज करें। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेटवर्क करने के लिए मैं एम्प्लॉइज रखूंगा, लोग रखूंगा, मैं सबसे मेंबरशिप फीस लूंगा ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बियर कर सकूं। हम 2-3 फर्मों के बीच में अगर डिस्प्यूट हुआ तो कौन सेटल करेगा, तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में अपने यहाँ रख सकता हूं कि मेरे यहाँ पे आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड है भैया, यहाँ पे झगड़ा सुलझाया जाएगा। ट्रेनिंग मटेरियल मैं बनाऊंगा, न्यूज़लेटर में इशू करूंगा, सॉफ्टवेयर डेवलप करूंगा सारी फर्म के लिए, डेटाबेस मेंटेन करूंगा सारी फर्म के लिए, एक कॉमन डिजिटल लाइब्रेरी बना के रखूंगा मैं अपने यहाँ पर, टेक्निकल डायरेक्टर रखूंगा जो जब भी किसी को दिक्कत आ जाएगी, कंपनी लॉ में दिक्कत आ गई या किसी इंडस्ट्रियल लॉ में दिक्कत आ गई, आप हमारे टेक्निकल डायरेक्टर से बात कर लो। एक दूसरे के रिसोर्सेस स्पेयर में पड़े हैं तो हम एक दूसरे के रिसोर्सेस कैसे यूज करेंगे वो भी हम बायलॉज में लिख सकते हैं। रिसोर्सेस यूज करने का रेट क्या रहेगा वो भी हम लिख सकते हैं। और सबसे बेस्ट काम तो यह है कि हम पीयर रिव्यू कर सकते हैं एक दूसरे का, EQCR अपॉइंट कर देंगे हम, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। पर एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के भी अपने नियम है, ऐसा नहीं कि एक फर्म का दूसरा फर्म कर ले, बट ठीक है, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू तो कर सकते हैं ना हम एक दूसरे फर्म का, तो दैट कुड बी देयर। तो कुल जमा इतनी बातें रिविजनरी में आई, 1 घंटे से ज्यादा इतनी बातों को दिया जाना, इस टॉपिक को दिया जाना, मैं नहीं समझता कि कुछ जरूरी है। इससे ज्यादा आपको उसमें समझना भी नहीं, बस इतना आपको समझना जरूरी है, इतना ही दिया हुआ है। थैंक यू।